हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन इन इंडिया। तो ये थर्ड पार्ट में हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। आई नो आपका थोड़ा ज़्यादा गैप हो रहा है, बट ड्यू टू सर्टन थिंग्स आई एम ऑल्सो बिजी, सो आई एम नॉट एबल टू पोस्ट द वीडियो ऑन टाइम्स एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट लेट्स नाउ फिनिश इट ऑफ एज सून एज पॉसिबल। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं कि चैप्टर 3 जो है वो आपको वन शॉट चाहिए या फिर ऐसे ही पार्ट वाइज करके चाहिए। क्योंकि वन शॉट चाहिए होगा तो मैं आपके लिए वन शॉट रिकॉर्ड करके दे दूँगी ताकि आप आराम से पढ़ सको। अगर आपको ऐसा पार्ट वाइज चाहिए तो मैं पार्ट वाइज उसी हिसाब से रिकॉर्ड करूँगी। तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है। और ये चैप्टर आई होप आपने पहले 2 पार्ट्स देखे हैं, उसी के बाद ही आप ये पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या है ये पर्टिकुलर चीज़ मीडिएवल फिज़िकल कल्चर, इसे डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अंडरलाइन कर दूंगी। तो जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उसे साथ साथ आप भी अंडरलाइन करते चले, क्योंकि वो आपको एज अ क्वेश्चन अपने पेपर में दिख सकता है। ओके, तो एमसीक्यूज़ वगैरह में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। So please don't forget to like, subscribe and share our channel and press the bell icon for more notifications of our videos. So let's get started. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे मीडिएवल फिज़िकल कल्चर के साथ। तो मीडिएवल फिज़िकल कल्चर ये जो है, इसमें हम लोग जानेंगे कि मीडिएवल टाइम में कैसे फिज़िकल एक्टिविटीज़ को किया जाता था, उस टाइम पे फिज़िकल एजुकेशन को कितना वैल्यू दिया जाता था, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो जो मल्ल पुराण है वो 13th सेंचुरी में बनाया गया था, ठीक है। और वो कहता है कि देर आर 16 टाइप्स ऑफ रेसलिंग एक्सरसाइजेस, यानी कि उस टाइम पे रेसलिंग एक्सरसाइजेस की जाती थी किस चीज़ के लिए? स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना के लिए। रेसलर्स जो थे उन्हें एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो डेली बेसिस में ड्रिल्स करें, योगा पोस्चर्स करें, एक्सरसाइजेस करें, ताकि उनका जो फिजिक है वो सही रहे। तो रेसलिंग ना सिर्फ एक स्पोर्ट था बल्कि एक मेथड था, एक तरीका था अपने कैरेक्टर को डेवलप करने का। जैसे कि जो मन्ना सोड़सा है जो कि 12th सेंचुरी में लिखी गई है, ये जो डेट्स हैं बेटा ये याद रखनी है जैसे भी हो। मन्ना सोड़सा का डेट कि कब, मतलब कौन से सेंचुरी में हुआ था, वो चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। और इसे किसने लिखा था? किंग सोमेश्वरा 3 ने। इन्होंने उसमें लिखा था कि वो फर्स्ट टेक्स्ट था जिसमें मलखंब के बारे में कहा गया था, जो कि इंडियन स्पोर्ट है जहाँ पे एथलीट्स जो हैं वो एक्रोबैटिक पोजेस करते हैं वुडन पोल के साथ। आप अगर चाहें तो आप देख भी सकते हैं कि मलखंब कैसा होता है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये है एक इमेज ऑफ मलखंब। ये आप देख सकते हो, ये पोल है, ठीक है, ये आपका पोल है। मैं अभी इसे एनोटेट कर देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये आपका पोल है पूरा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड मलखंब। समझ में आया? काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप चाहो तो ऑनलाइन उसकी वीडियोस भी देख सकते हो। तो उस टाइम पे उन्होंने अपने टेक्स्ट के थ्रू इसे इंट्रोड्यूस करवाया था। समझ में आया? तो उसके बाद उन्होंने कहा कि दिस एक्सरसाइज हैज़ इम्प्रूव्ड This exercise has improved strength, balance and flexibility, and its royal patronage towards it ensures that royal patronage is truly valued. यानी कि यहाँ पे कहा गया कि जो ये एक्सरसाइज था ये स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता था, फ्लेक्सिबिलिटी को एनहांस करता था, बैलेंस इंक्रीज करता था, और क्या शो करता था कि रॉयल पैट्रोनेज है तुम्हारा, और इसीलिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू भी दिया जाता था। समझ में आया? नेक्स्ट, उसके बाद मीडिएवल टाइम्स में रेसलिंग आया। रेसलिंग में क्या हुआ? रेसलिंग में उन्होंने मल्ल युद्ध किया। मल्लखंब में आपने देखा भी मल्ल युद्ध किया, जो कि कम्युनिटी स्पोर्ट था इनिशियली। टाउन्स में अखाड़ास थे, रेसलिंग स्कूल्स जिसे कहा जाता है, जहाँ पे जो यंग बच्चे थे, यंग लोग थे, वो ट्रेंड थे दंड्स, पुशअप्स, बैठक, स्क्वाट्स को बोलते हैं, और वेट लिफ्टिंग। ये चीज़ें याद रखनी है कि दंड्स किसे कहते हैं, पुशअप्स किसे कहते हैं, बैठक किसे कहते हैं। यानी कि फिर क्या हुआ मीडिएवल टाइम में, क्या हुआ, आप स्टोरी के हिसाब से सोचना, ठीक है।
मीडिएवल टाइम में क्या हुआ, पहले इनिशियली जो किंग सोमेश्वरा जी थे उन्होंने लिखा कि मलखंभ के बारे में ऐसा ऐसा होना चाहिए, और उस जो रेसलिंग थी उसको वैल्यू दी जाती थी, बिकॉज उस टाइम पे रेसलिंग जो भी करता था उससे स्ट्रेंथ होती थी, बैलेंस होता था, वगैरह होता था। फिर मीडिएवल टाइम में और क्या इंट्रोड्यूस हुआ, मल्लयुद्ध, रेसलिंग के बारे में। तो रेसलिंग इसीलिए कम्युनिटी स्पोर्ट बना। ये जो कम्युनिटी स्पोर्ट बना तो क्या हुआ, कम्युनिटी स्पोर्ट बनने की वजह से उसे टाउन्स में प्ले किया गया। तो टाउन्स में किया गया तो उसके लिए अखाड़ास बने, जहाँ पे जो यंग लोग थे वो लोग क्या करते थे, दंड करते थे, यानी पुशअप्स करते थे, बैठक करते थे, यानी स्क्वाट्स करते थे, वेट लिफ्टिंग करते थे, ठीक है। और रेसलिंग मैचेस भी होते थे, पर कब होते थे, तभी होते थे जब कोई फेयर या फेस्टिवल होता था जहाँ पे लार्ज क्राउड्स आते थे और वो अपना स्ट्रेंथ दिखाते थे कि हम लोग कितने बलशाली हैं, ठीक है। ये हो गया मीडिएवल टाइम का। फिर आया लेट मीडिएवल पीरियड। लेट मीडिएवल पीरियड में क्या हुआ, लेट मीडिएवल पीरियड में क्या हुआ कि फिजिकल एक्टिविटीज़ जो थी वो धीरे धीरे मिलिट्री प्रिपरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ गई, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप ध्यान देंगे तो बड़े बड़े वॉर्स हुए थे, ओके। तो लेट मीडिएवल पीरियड के टाइम पे बड़े बड़े राजाओं के साथ युद्ध हुआ करता था, तो इसीलिए जो फिजिकल एक्सरसाइजेस है उसे मिलिट्री प्रिपरेशन में भी यूज़ किया गया, ठीक है। तो उस टाइम पे मिलिट्री प्रिपरेशन में और एडमिनिस्ट्रेशन में इसका ज़्यादा रोल रहा। जैसे कि एन आई अकबरी जो कि है वो रेसलिंग, आर्चरी, हॉर्स राइडिंग एंड हंटिंग को इनकरेज करती थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर। और कॉन्टेम्पररी मराठी क्रॉनिकल्स जो हैं, मराठी क्रॉनिकल्स में भी क्या पाया गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे और राजपूताना हिस्ट्री जो थी वो डिस्क्राइब करती है कि वेस्टर्न इंडिया में वॉरियर्स जो थे वो फिजिकल एंड्योरेंस, एजिलिटी, वेपन ट्रेनिंग, मूवमेंट अक्रॉस डिफरेंट टेरेन के लिए यूज़ क्या करते थे। यानी कि वो खुद सोचो ना, पहले वो लोग सिर्फ कम्युनिटी स्पोर्ट के हिसाब से रखते थे कि हाँ ठीक है रेसलिंग कर रहे हैं, मगर जैसे जैसे टाइम बढ़ा, लोगों का युद्ध बढ़े, लोग दूसरे देशों से हमारी तरफ आक्रमण करने लगे, सो द थिंग्स गॉट चेंज, वो मिलिट्री प्रिपरेशन की तरफ भी गई। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, राजपूत थे बड़े बड़े, उन्होंने इसे फिजिकल एंड्योरेंस, एजिलिटी, वेपन ट्रेनिंग जैसी चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस किया, ताकि जो लोग हैं वो हर टाइप के टेरेन, यानी हर टाइप के जो लैंडफॉर्म्स हैं वहाँ पे लड़ सके, क्योंकि हमेशा तो ऐसा नहीं है ना कि हम लोगों को पहाड़ी इलाका ही मिलेगा, हो सकता है आपको प्लेन लैंड में लड़ना पड़े, हो सकता है आपको रॉकी लैंड में लड़ना पड़े। तो जिस तरह पे आप रहते हैं वैसा ही नहीं, डिफरेंट टाइप के टेरेन्स में लड़ने के लिए कंफर्टेबल हो और वॉरफेयर किया जा सके और डिफेंस किया जा सके, इसीलिए फिजिकल एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया गया, ठीक है। बेसिकली ये एक्टिविटीज़ क्या फोकस करती थी, ये फोकस करती थी फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल रेजिलियंस, रेडीनेस एंड अनलाइक ऑर्गेनाइज गेम्स। तो ऑर्गेनाइज गेम्स में क्या हमें पता है कि हमारा ओपोनेंट जो है वो हमारे को जैसे ही गेम स्टार्ट बोला जाएगा उसके बाद ही अटैक करेगा, और जैसे ही गेम स्टॉप बोलेंगे वो रुक जाएगा। मगर जब इस टाइप के अनऑर्गेनाइज गेम्स होते हैं, अनऑर्गेनाइज इन द सेंस वॉर हो गया, आप खुद सोचो ना, यू डोंट नो ना दैट द कंट्री, लाइक राइट नाउ ऑल्सो द सिचुएशन इज दैट यू डोंट नो द फ्रंट कंट्री व्हेन इट विल अटैक, राइट, वी डोंट हैव अ प्रेडिक्शन टू इट। तो हम लोग प्री हैंडेडली रेडी रहते हैं कि कभी भी कुछ हो तो हम उसे कैसे डील करेंगे। सिमिलरली दिस वे वी आर एट दैट टाइम, क्योंकि इतने वेपनाइजेशंस नहीं थी हमारे पास, इतने एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस टाइम पे फिजिकली लोग अपने आप को फिट रखते थे ताकि किसी भी सिचुएशन में वो लड़ सकें, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आया आपका ग्लोबल ओरिजिन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो ग्लोबल ओरिजिन में क्या हुआ कि इंडिया जो थी वो अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करती थी। यूरोप द मॉडर्न सब्जेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन बिगैन टू शेप इन द 18th एंड 19th सेंचुरी। मतलब खुद सोचो, हमारे यहाँ महाभारत काल से, उससे पहले से फिजिकल एजुकेशन को प्रायोरिटाइज किया गया, मगर जो यूरोप वगैरह है वहाँ पे 18th 19th सेंचुरी में ये सब चीज़ों को देखा गया। जो टर्म है वो फर्स्ट आया ही इंग्लिश में 1748 में, वो भी एक फ्रेंच बुक से, जिसमें उसने कहा कि जो फिज़िकल एजुकेशन है वो बच्चों के लिए होता है, ठीक है। और फिर मिड 1700 में यूरोपियंस ने सोचा कि नहीं भाई, अभी भी हमें भी ट्रेनिंग ऑफ बॉडी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन के हिसाब से इंक्लूड कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर आया लेट 1700s। लेट 1700s में क्या हुआ, एजुकेशनल रिफॉर्मर्स आए जिन्होंने फिज़िकल ट्रेनिंग को जनरल स्कूलिंग के साथ इंडल्ज किया। उन्होंने बोला नहीं खाली ऐसे खाली खेलते रहेंगे बच्चे, ऐसे नहीं होना चाहिए, उसको जनरल स्कूलिंग के अंदर ही इंक्लूड किया जाए ताकि बच्चे स्कूल के दौरान भी खेलने का इम्पोर्टेंस समझें। जैसे जर्मनी में जोहान क्रिस्टोफ फ्रेडरिच गट्समिथ, ये जो थे, इनका नाम याद रखेंगे सब, इन्हें ग्रैंड फादर ऑफ जिमनास्टिक्स कहा गया। इन्होंने जिमनास्टिक्स फॉर यूथ को 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया। तो
तो ये जो पार्ट मैंने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डेफिनेटली अंडरलाइन कर देना, ठीक है, इससे क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत हाई है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे एक्सरसाइजेस को डिज़ाइन किया जो कि गेम्स और बच्चों के लिए था एज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे जो गेम्स जो एक्सरसाइजेस करें वो सिर्फ और सिर्फ खाली ऐसे मज़े के लिए नहीं करें, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो, ठीक है। वैसे ही और एक जर्मन भी थे जिनका नाम था फ्रेडरिच लुडविग जाहन। इन्होंने डाई डेस्च्यूस टर्नकुस्ट, मेरे प्रोनाउंसिएशन पे मत पढ़ना, मगर ये जो पर्टिकुलर लिखी हुई चीज़ है ना वो बहुत अच्छे से याद रखना। इन 1816 में लिखा, जिसमें उन्होंने टर्नेन नाम की चीज़ को प्रमोट किया जो कि ऑर्गेनाइज जिम्नास्टिक्स के नाम से जानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये डिसिप्लिन बिल्ड करेगी, स्ट्रेंथ लाएगी और नेशनल प्राइड का एक पार्ट बनेगी। उसी टाइम पे स्वीडन में भी पर हेरनिक लिंग नाम के एक इंसान थे जिन्होंने एक सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक्स को डेवलप किया, जिससे उन्होंने क्या किया, अपने मेडिकल, मिलिट्री और एजुकेशनल ट्रेनिंग में इंक्लूड किया। यानी कि ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है इसमें जितना भी इन्फो आपको मिला ये एक क्वेश्चन बन सकता है, ये याद रखेंगे। तो ये पूरा पैराग्राफ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से रीड कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो दोज आइडियाज़ ऑल्सो स्प्रेड टू अमेरिका। अब ये जो आइडियाज़ हुए ये फिर धीरे धीरे अमेरिका में स्प्रेड हुए। 1825 में चार्ल्स बेक जो थे एक जर्मन, वो यूनाइटेड स्टेट्स चले गए थे और उन्होंने ही वहाँ जाके जिम्नास्टिक्स को राउंड हिल स्कूल में मैसाचुसेट्स में इंट्रोड्यूस किया, जो कि फर्स्ट स्कूल था जिम्नास्टिक्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए कंट्री में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क कर लो कि किसने पहले जाके कहाँ पर जिम्नास्टिक्स को इंट्रोड्यूस किया, और या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा फर्स्ट स्कूल था जहाँ पे जिम्नास्टिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो प्लीज़ इस चीज़ को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स बेक का नाम, कहाँ के थे वो, ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं मगर बहुत वैल्यू रखती हैं। अ फ्यू ईयर्स लेटर 1828 में क्या हुआ, उन्होंने जाहन की जो बुक है, यहाँ पे अभी हमने ऊपर पढ़ा जाहन जी के बारे में, यहाँ पे अभी जस्ट हमने पढ़ा था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने अभी जस्ट पढ़ा ऊपर जाहन जी के बारे में। तो ये जो जाहन जी हैं उनके जो बुक को उन्होंने ट्रांसलेट किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और उसका नाम रखा ट्रीटीज ऑफ जिम्नास्टिक्स। ये याद रखेंगे कि जो 1828 में क्या ट्रांसलेट किया गया था, मतलब किसकी बुक को ट्रांसलेट किया गया था, तो जाहन जी की बुक को ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में, जिसका नाम क्या रखा गया, ट्रीटीज ऑफ जिम्नास्टिक्स। ये याद रहेगा सबको। नेक्स्ट, उसके बाद in the introduction, Beck even used the term physical education, helping popularize the idea of training the body should be a part of school learning। यानी कि बेक जो थे वो कहते थे कि खाली ये जिम्नास्टिक्स के बारे में ही नहीं, वो उन्होंने जो फिज़िकल एजुकेशन है उसे भी इंक्लूड करने की कोशिश की। इन द मिडल ऑफ 19th century में क्या हुआ फिर, many schools in Europe and America had gymnastics, games and drills as a part of daily timetable, ठीक है। Do you know, कभी छोड़ के नहीं जाना। Do you know क्या कहता है, the Swedish system of gymnastics developed by Per Henrik Ling later influenced many military drills and even modern physiotherapy exercises। तो किसका सिस्टम हेल्प किया था मॉडर्न मिलिट्री ड्रिल्स में या फिर मॉडर्न फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज में, ये याद रखना, स्वेडिश सिस्टम। ये ऊपर यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्वीडिश सिस्टम के बारे में, अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे लिखा है, देखो ये मैंने रेड कलर में ऐसे इनसर्कल किया है, ये वाला लाइन। तो जो चीज़ डू यू नो में उसको थोड़ा एक्स्ट्रा वेटेज दे के ही चलना, ठीक है। कॉलोनियल इंडिया में क्या हुआ, व्हेन द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस मॉडर्न स्कूलिंग इन इंडिया देयर मेन फोकस वॉज ऑन लिटरेरी सब्जेक्ट्स। यानी कि जब ब्रिटिश ने पढ़ाई लिखाई हमारे इंडिया में शुरू की तो उन्होंने पहले बोला कि खाली लिटरेरी सब्जेक्ट्स ही पढ़ाई करो, पर वुड्स डिस्पैच नाम के जो थे वो 1854 में उन्होंने क्या किया, फाउंडेशन फॉर स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़, मगर उन्होंने फिज़िकल एजुकेशन को इंक्लूड किया ही नहीं। मतलब देखो, अपनी तरफ वो अपनी फिज़िकल एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं, मगर हमारे इंडिया में फिज़िकल एजुकेशन जो कि इतना पुराना था उसे रखा ही नहीं, उसे इंक्लूड किया ही नहीं। थिंक अबाउट देयर साइकोलॉजी, ओके। फिर क्या हुआ, ब्रिटिश स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल एंटर्ड
इंडियन स्कूल्स, यानी कि हम लोग अपना गिल्ली डंडा वगैरह छोड़कर क्या करने लगे, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, जो कि हमारे इंडियन ओरिजिन गेम्स नहीं है, वो खेलने लगे। ऑफन प्रमोटेड बाय प्रिंसली स्टेट्स एंड देयर रूलर्स। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो कहते थे कि नहीं भाई, भारी चीज़ों को हम मज़े करेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, तो हम अपनी ओरिजिनलिटी को भूलकर क्रिकेट जैसी बाहर के गेम्स को सीखना शुरू कर दिए। ठीक है, फिर इंडियन रूलर्स लाइक महाराजा ऑफ पटियाला एंड महाराजा ऑफ विजयनगर पैट्रोनाइज्ड क्रिकेट एंड हॉकी while wrestling and traditional games continued outside the school। यानी खुद सोचो, रेसलिंग या फिर जो दूसरे गेम्स जो हमारे इंडियन ओरिजिन के थे, उन्हें हमने वैल्यू ही नहीं दिया, उन्हें हमने प्रमोट ही नहीं किया, क्योंकि हमारे जो महाराजास थे जो चाहते, तो अगर हमारे गेम्स को उन्होंने अगर प्रिजर्व किया होता तो शायद हम लोग उसे भी नेशनल लेवल या फिर बड़े बड़े ओलंपिक्स वगैरह में भी उसको कंडक्ट करवा पाते, पर ऐसा हुआ नहीं। उस टाइम पे क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि नहीं रे बाबा, ऐसा कुछ नहीं करना है, हम नए गेम्स सीखेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे करके उन्होंने इग्नोर किया और नए गेम्स को प्रायोरिटाइज कर लिया। इसीलिए ऐसा नहीं कि और उसके बाद खेला नहीं जाता था, पर बाहर मज़े मस्ती में बच्चे खेल लिया करते थे, नॉट एज अ पार्ट ऑफ इंडियन स्कूल करिकुलम। इन 1914, डेट याद रखिएगा, अ मेजर स्टेप वॉज फाउंडेशन ऑफ हनुमान व्यायाम प्रसरक मंडल HVPM इन अमरावती महाराष्ट्र। ये पूछा जाएगा क्योंकि बहुत बार बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम है उस टाइम का, क्योंकि ये पहला मेजर स्टेप लिया गया था हमारे यहाँ पे फिज़िकल एजुकेशन को एक बैकग्राउंड देने के लिए। फिर 1920 आया, पहले क्या था, 1914 आया, फिर उसके बाद आया 1920। ये डेट्स ऐसे लिखो और उसके आगे लिखो कि क्या हुआ था, आपको अपने आप याद रहेंगे चीज़ें। हैरी क्रोबक, ये जो हैरी क्रोबक है, उन्होंने क्या किया, ये एक अमेरिकन एडुकेटर थे। इन्होंने स्टार्ट किया था YMCA कॉलेज ऑफ फिज़िकल एजुकेशन इन मद्रास। YMCA तो अभी भी फेमस है, अगर आप जानते होगे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स में YMCA है, मगर YMCA कॉलेज किसने स्टार्ट किया था, हैरी क्रोबक ने। वो भी एक अमेरिकन एजुकेटर थे और उन्होंने ये कहाँ स्टार्ट किया था, मद्रास में स्टार्ट किया था। ठीक है, जो कि पहला प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट था फिज़िकल एजुकेशन का, वो भी इंडिया में। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा पहला फिज़िकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था प्रोफेशनल वाला और कब स्टार्ट किया गया था, तो YMCA इन 1920, ये याद रखेंगे। और किसने किया था, हैरी क्रोबक ने। मैं क्वेश्चन को ही आपको आंसर के फॉर्म में याद करवा रही हूँ, पॉइंट्स के फॉर्म में याद करवा रही हूँ, ये क्वेश्चंस ही हैं जो आपको अपने पेपर में मिलेंगे, तो अभी से इन सब पॉइंट्स को दिमाग में रखना शुरू कर लीजिए। ठीक है, ड्यूरिंग 1930s मोर कॉलेजेस ओपन इन हैदराबाद, लखनऊ एंड बॉम्बे। तो 1930s में कहाँ कहाँ कॉलेज खुले, हैदराबाद, लखनऊ और बॉम्बे में। ठीक है, फिर क्या हुआ, द सर्जेंट रिपोर्ट ऑफ 1944 मेड फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी इन स्कूल्स। कौन से रिपोर्ट ने कंपलसरी कर दिया था फिजिकल एजुकेशन को, याद से सब लिखेंगे, वो है द सर्जेंट रिपोर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, एंड उसके साथ साथ ऑल इंडिया फिजिकल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इन अमरावती इन 1946 बॉट एजुकेटर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री टुगेदर एट वन प्लेटफॉर्म। तो किस चीज़ ने जो एडुकेटर्स है उसे एक ही प्लेटफॉर्म में लाया था, तो वो है ऑल इंडिया फिजिकल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, जो कि अमरावती में हुआ था 1946 में। ये याद रखेंगे, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं पर बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये एक ग्राउंड वर्क प्ले किए थे इंडिया को स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए फिजिकल एजुकेशन में, एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट्स लाइफ। क्वेश्चन कैसा आएगा, अभी मैं आपको क्वेश्चन का तरीका बता देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। What steps laid down the groundwork for India to step forward and make physical education an integral part? तो आपको ये ऊपर की चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, कि पहले 19 में क्या हुआ था, फिर 1914 में क्या हुआ था, 1920 में क्या हुआ, फिर 1944 में क्या हुआ, फिर 1946 में क्या हुआ, ये आपको एक्सप्लेन करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आ सकते हैं, इस तरह से घुमा फिरा के भी आ सकते हैं। मैंने क्वेश्चन जो बोला है वापस से सुन लीजिए, कहीं लिखना है तो लिख लो। What steps laid down the groundwork for India to step forward and make physical education an integral part? इसे तोड़ मरोड़ के भी पूछा जा सकता है, तो आपको हर स्टेटमेंट को समझना है, हर पॉइंट को इम्पॉर्टेंट ही समझना है। कोई भी पॉइंट ऐसे टेक इट फॉर ग्रांटेड मत लेना, क्योंकि यहाँ पे ईच एंड एवरी पॉइंट कैन बी अ वन मार्कर।
स्पेशली ऊपर जो ग्लोबल ऑरिजिन्स था वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो पेज अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। डिड यू नो वाला पार्ट तो हमेशा ऑलवेज इंपॉर्टेंट तो रहता ही है वो भी, ठीक है। तो स्टार मार्क कर लेंगे हमेशा डिड यू नो को। सो व्हाट डिड द सिटी ऑफ पुणे इन महाराष्ट्र गिव, ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है। तो क्या दिया था, बैडमिंटन। बैडमिंटन इंडिया डेट्स में पहले 1860s में खेली जाती थी। जब ब्रिटिश आर्मी ने उसे देखा तो उन्होंने पुणे में देखा था, क्योंकि उस टाइम पे उसे एक लोकल गेम के हिसाब से खेला जाता था जिसका नाम था पूना या पूना, और उसी गेम को यानी पूना और पूना जो भी वो नाम है एग्जैक्टली, उस गेम को ही तोड़ मरोड़ के उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को ऐड करके चीज़ों में थोड़ा चेंजेस करके ही उन्होंने बैडमिंटन जैसे गेम को डेवलप किया, और फिर उसे फॉर्मलाइज रूल्स के हिसाब से खेला गया। यानी खुद सोचिए, इंडिया के पास इतना टैलेंट था, इतना सब कुछ था, मगर फिर भी हमने अपने एजुकेशन को, हमारे फिज़िकल एजुकेशन को उतना प्रायोरिटाइज नहीं किया। इसी वजह से शायद है कि हमारा जो ट्रेडिशनल गेम है वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया और हमने बाहरी गेम्स को अपना लिया। बट वी शुड बी प्राउड कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, क्योंकि बैडमिंटन हमारा ओरिजिन है, तो हमें डेफिनेटली ऐसे प्लेयर्स पे भी गर्व होना चाहिए जिन्होंने हमारे ओरिजिनल गेम के साथ भी अपना करियर बनाया है, राइट। सो आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको फिर भी कुछ टेंशन वाली क्वेश्चन लगती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, वरना ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको टेंशन होगी कि अरे भाई ये कैसे सॉल्व करना है। बेटर इज़ कि आप चैप्टर को एक बार अच्छे से, वंस एज दिस इज़ ओवर टुडे, कल या परसों आराम से बैठ के एक दिन रीड करो। मैंने जो पॉइंट्स बताया उसे अंडरलाइन करो, डेट्स को क्रोनोलॉजी में लिख कर रिवाइज करो, आपका चैप्टर रेडी हो जाएगा। मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपको थर्ड चैप्टर एज वन शॉट चाहिए या फिर ऐसे पार्ट वाइज एक्सप्लेनेशन चाहिए, ताकि मैं उसी हिसाब से आपको प्रोवाइड कर सकूँ। आई होप आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, एंड आई एम अगेन एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिले। Meet you in the next video. Till then, bye bye, take care. Thank you so much for watching.